नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया वाक्य भेद का एक नया वीडियो लेकर आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। छात्रों, यह विषय कक्षा 10वीं में 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। वाक्य भेद को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। पदों का एक ऐसा समूह जिसका अपना कोई अर्थ हो, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को कहते हैं जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। कोई भी वाक्य जिसका अर्थ ना निकले उसे हम वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य का अर्थ निकलना आवश्यक होता है। वाक्य समझने से पहले शब्द और पद किसे कहते हैं यह समझना आवश्यक है। शब्द वर्णों के सही अर्थात सार्थक मेल को कहा जाता है, जबकि यही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं तब उन्हें पद कहा जाता है। अर्थात वाक्य में आने वाला हर शब्द पद कहलाता है। छात्रों, वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला अंग उद्देश्य तथा दूसरा अंग विधेय कहलाता है। किसी भी वाक्य का निर्माण इन 2 अंगों के मेल से होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उद्देश्य किसे कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम खेल रहा है, इस वाक्य में राम के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए यह उद्देश्य है। वहीं खेल रहा है यह विधेय कहलाएगा। तो उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। वाक्य के कुछ भेद होते हैं, वे किन आधारों पर किए गए हैं यह भी समझना आवश्यक है। वाक्य के 2 आधारों पर भेद किए गए हैं। पहला है रचना के आधार पर तथा दूसरा है अर्थ के आधार पर। छात्रों, यदि आपको याद हो तो कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर 8 भेदों के बारे में हमने पढ़ा है और कक्षा 10वीं में हम रचना के आधार पर भेदों को पढ़ने जा रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रमुख भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा प्रकार है मिश्रित वाक्य। इसे मिश्र वाक्य भी कहा जाता है अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम इन तीनों वाक्यों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला वाक्य है सरल वाक्य। इसके कुछ उदाहरण यदि हम देखें तो मीना नाच रही है, माँ ने खाना बनाया, हलवाई ने मिठाई बनाई। इन तीनों वाक्यों को हम उद्देश्य और विधेय में यदि बांटते हैं तो मीना यह उद्देश्य है, नाच रही है विधेय। दूसरे वाक्य में माँ उद्देश्य है और खाना बनाया यह विधेय है। तीसरे वाक्य में हलवाई उद्देश्य तथा मिठाई बनाई यह विधेय है। तीनों ही वाक्यों में एक एक उद्देश्य तथा एक एक ही विधेय दिया गया है। इसी को हम विस्तार से समझेंगे कि इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य और एक एक विधेय है। इसलिए ये कौन से वाक्य हैं? ये सरल वाक्य होंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि सरल वाक्य में एक से ज़्यादा उद्देश्य तो हो सकते हैं लेकिन विधेय केवल एक एक ही होगा। अर्थात जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि अजय और आनंद विद्यालय गए। यहाँ पर 2 उद्देश्य नज़र आ रहे हैं, अजय और आनंद, लेकिन इसका विधेय एक ही है, विद्यालय गए। इसलिए यह वाक्य सरल वाक्य होगा। यहाँ पर आपको दुविधा में नहीं आना है कि अजय और आनंद इसका प्रयोग किया है तो यह संयुक्त हो सकता है क्या। यहाँ पर विधेय एक ही है, इसलिए यह केवल सरल वाक्य होगा। अब हम वाक्य के दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं छात्रों, जो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का उदाहरण यदि हम देखें तो माताजी घर आई और खाना बनाया। यहाँ पर 2 विधेय नज़र आ रहे हैं हमें। उद्देश्य एक ही है माताजी, लेकिन विधेय 2 हो गए हैं। माताजी घर आई और उन्होंने खाना बनाया।
वहीं दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि मामा जी जयपुर गए पर रात को ही लौट आए। यहाँ पर का तात्पर्य परंतु से है। यहाँ पर फिर से उद्देश्य एक ही है, लेकिन विधेय दो है। मामा जी जयपुर गए और रात को लौट आए, ये दो विधेय यहाँ पर है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ये दोनों ही वाक्य जो हैं वो दो सरल वाक्य हैं। एक मामा जी विदेश गए और लौट आए। यहाँ पर दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़कर संयुक्त वाक्य का निर्माण किया गया है। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होंगे ये भी देखना ज़रूरी है। तो जिन सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक वाक्य द्वारा शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्यय होंगे? और, पर, किंतु, परंतु, तथा, यद्यपि, व, इस तरह के सभी समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा जब दो सरल वाक्यों को जोड़कर कोई एक नया वाक्य बनाया जाता है तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। तीसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं छात्रों, मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में भी दो उद्देश्य या फिर दो विधेय होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य जो होता है वह मुख्य उपवाक्य होता है और जो दूसरा उपवाक्य होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य उपवाक्य अर्थात मिश्र वाक्य में रचना एक से ज़्यादा साधारण वाक्यों की होती है, जिसमें एक प्रधान और एक उस पर आश्रित। प्रधान वाक्य को ही मुख्य उपवाक्य कहा जाता है और दूसरा उपवाक्य जो होगा वह आश्रित होगा। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर पूरी तरह से आश्रित होगा, तब वह मिश्रित वाक्य कहलाएगा। जैसे अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। अब यहाँ उद्देश्य तो एक ही है, अध्यापिका, लेकिन विधेय दो है। एक पूछने की क्रिया हो रही है और दूसरी पुस्तक कहाँ है ये जानना है। तो यहाँ पर एक वाक्य अध्यापिका के पूछने को मुख्य वाक्य कहा जा रहा है और दूसरा वाक्य की इस अव्यय के कारण आश्रित हो जा रहा है। अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। दूसरा उदाहरण कहता है कि अमित ने बताया कि उसे दाखिला मिल गया। यहाँ पर अमित ने बताया यह मुख्य उपवाक्य है और उस पर आश्रित उपवाक्य है उसे दाखिला मिल गया। अर्थात जब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो जाता है, यहाँ पर अध्यापिका ने पूछा मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य है, इसलिए इसे मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उनमें से एक मुख्य और दूसरा आश्रित होता है, यह हमने समझा। लेकिन कौन कौन से योजक चिन्ह होते हैं, यानी कि कौन कौन से अव्यय चिन्ह शब्द होंगे जिनके माध्यम से एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर आश्रित बनाया जा सकता है। उदाहरण में हमने की देखा, उसी तरह से जहाँ वहाँ, जब तब, जैसे वैसे, जिसने उसने, जो की, क्यों की, इसलिए जैसे शब्दों को जोड़कर मिश्रित वाक्य बनाया जा सकता है। यहाँ मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगी कि इसलिए यह जो अव्यय शब्द है यह समुच्चयबोधक अव्यय संयुक्त वाक्य में भी इस्तेमाल किया जाता है, मिश्र वाक्य में भी इस्तेमाल किया जाता है। किंतु मिश्र वाक्य में इसकी केवल एक शर्त है कि आपका यह इसलिए शब्द दूसरे उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य पर आश्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्योंकि शब्द का इस्तेमाल यदि कर देते हैं तो उसे हम दूसरे वाक्य पर आश्रित बना सकते हैं। जैसे कि क्योंकि अध्यापिका ने पूछा इसलिए उसने जवाब दिया कि उसकी पुस्तक कहाँ है ना। क्योंकि और इसलिए शब्द का इस्तेमाल करके हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर आश्रित बना सकते हैं। क्योंकि बिजली चमकी इसलिए बारिश होने लगी। क्योंकि वह सो गया इसलिए उसका काम अधूरा रह गया। ऐसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने यह स्पष्ट किया
कि मिश्रित वाक्य में किस तरह से एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य पर आश्रित बनाया जा सकता है। तो छात्रों, आज हमने इस वीडियो में सरल, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य की पहचान को जाना। आज इस वीडियो में हम यहीं विराम लेते हैं। अगले वीडियो में हम वाक्य परिवर्तन के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।